इवनिंग। जैसा कि तुम लोग धातु अधातु के बारे में पढ़ चुके हो पिछले बार, इस बार हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। हम लोग भौतिक गुण उस दिन पढ़े थे और तुम लोग को जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि वीडियो देखने से पहले 3 पेज 4 पेज पढ़ना है, रीडिंग करना है, उसके बाद रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखना है, देन आपको वीडियो देखने के बाद फिर से रीडिंग करना है। इससे बहुत सारा बात आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि धातुओं में धनायन में परिवर्तन हो जाने की प्रवृत्ति होती है। सही बात है, मतलब धातु में क्या होता है, धनायन में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं के इस प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। इसमें क्या आते हैं, धातु में इसी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आते हैं। धातुओं के कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन नीचे दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संयोग, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी धातुएं हैं वह संयोजन करके क्या, संयोजन के साथ क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 4Na+O2 क्या बना रहा है, 2Na2O यानी सोडियम मोनोऑक्साइड। उसी ढंग से 2Mg+O2 क्या बना रहा है, 2Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बोल रहा है धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। जितने भी धातु हैं उसका ऑक्साइड क्या रहेगा, भास्मिक यानी बेसिक में रहेगा। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, कुछ जल में घुलकर क्या बनाएगा, क्षार। जैसे Na2O जब जल से घुलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। कुछ धातुएं ऑक्साइड यानी Al2O3 और ZnO में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रखते हैं। ये दोनों में क्या है, अम्लीय गुण भी है और भास्मिक गुण भी है। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विधर्मी, मतलब 2 धर्म वाले जो है ऑक्साइड है। ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और भस्म के साथ। उदाहरण के लिए ZnO तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 और H2O बनाता है। जब Zn यानी जस्ता ऑक्साइड जो है HCl के साथ भी अभिक्रिया करेगा और साथ में H2O के साथ भी अभिक्रिया करेगा। एक ही दिखाया गया है कि ZnO जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 बनेगा और H2O नहीं बनेगा। इसके विपरीत ZnO जब NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो गर्म करने पर सोडियम जिंकेट और जल बनते हैं। जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट और साथ में क्या निकला, जल या हाइड्रोक्साइड। किंतु ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक समान नहीं है। और एक बात है कि जितने मतलब धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ एक जैसा उनका अभिक्रिया नहीं है। बोल रहा है कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तो कुछ कम, कुछ बहुत ज्यादा क्रियाशील है तो कुछ बहुत कम। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं कमरे के ताप पर ही वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बना लेती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं जो है कमरे के ताप पर ही वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, भास्मिक ऑक्साइड। जैसे सोडियम जो है अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड। और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से किया तो क्या बनाया, पोटेशियम मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी प्रचंड रूप में होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ते ही ये जलने लगता है। वायु में जैसे ही खुला छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये जलने लगेगा। इसी कारण सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है ताकि अचानक कोई दुर्घटना न हो। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है, तो केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है ताकि किसी नया प्रकार का दुर्घटना न हो, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और वो जलने लगेगा। मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता। मैग्नीशियम जो है वो जिस तरह का हम लोग कमरे का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में कोई अभिक्रिया नहीं करता ऑक्सीजन से।
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वह प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति करके जलाएंगे तो हमारा मैग्नीशियम किस रूप में बदल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से संयोग करता है, अतः मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है सोडियम से कम क्रियाशील है। जिंक को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक उसी तरह से जिंक को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। और चूंकि जिंक मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन से सहयोग करता है, अतः जिंक मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। इसलिए जिंक को कह सकते हैं कि मैग्नीशियम से ये कम क्रियाशील है। कॉपर को ऑक्सीजन की प्रबलता से गर्म करने पर ऑक्साइड नहीं बनाता। कॉपर को ऑक्सीजन से हमेशा गर्म करेंगे खूब जोर से तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, किंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह धीरे धीरे ऑक्सीजन से सहयोग करके जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर लंबे समय तक उसको गर्म करते रहेंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। चूंकि कॉपर जिंक की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर जो है किससे कम क्रियाशील है, तो जिंक से। अच्छा, सिल्वर एवं गोल्ड काफी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते। सिल्वर और गोल्ड मतलब सोना चांदी जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। ऑक्सीजन के प्रति इन धातुओं की क्रियाशीलता को क्रम निम्नांकित रूप में हम कह सकते हैं, यानी सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है जस्ता, उससे कम है कॉपर, उससे कम है चांदी, उससे कम है सोना। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील ऑक्सीजन से कौन करता है, सोना। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि साधारण ताप पर भी वायु के ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद गति से संयोग करके अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। यह परत अंदर के धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। जैसे तुम लोग देखे हो घर में एल्युमिनियम का बर्तन को जब हम लोग खरीद के लाते हैं तो उसमें एक लाइट रहता है, एक चमक रहता है, लेकिन घर में एक या दो बार या तीन बार यूज होते होते देखेंगे कि एल्युमिनियम का वह चमक जो है खत्म हो जाता है। ऐसा कहाँ चला जाता है, तो वो बाहर वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे वो ऑक्सीकृत होकर एक परत बना लेता है। और वो परत किस लिए बनाता है, ताकि एल्युमिनियम के साथ और ऑक्सीजन का अभिक्रिया न हो पाए, उससे वो सुरक्षित हो जाता है। जल के साथ अभिक्रिया, विभिन्न धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेता है। कुछ धातुएं क्या है, ठंडा जल में ही अभिक्रिया कर लेगा। कुछ धातुओं को जल के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया होती है, जबकि कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किंतु हर स्थिति में H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हर स्थिति में जब भी अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इन धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इन धातुओं का ऑक्साइड क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, देखो जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 अलग करेगा। पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन अलग करेगा। कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन अलग करेगा। पोटेशियम एवं सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग पकड़ लेती है। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत क्या करेगा, उसमें आग पकड़ लेगा। कैल्शियम के साथ अभिक्रिया अपेक्षाकृत कम तीव्रता से होती है, इससे उत्पन्न ऊष्मा इतनी कम होती है कि कैल्शियम में आग नहीं पकड़ती। कैल्शियम के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो थोड़ा उससे कम तीव्र है, इसलिए इसमें ऊष्मा करने पर भी या इतनी कम होती है कि कैल्शियम से आग न पकड़े। किंतु कैल्शियम को जल में डालने पर वह तैरने लगता है। कैल्शियम को अगर जल में डालेंगे तो क्या होगा, तैरने लगेगा, क्योंकि मुक्त हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह को आच्छादित कर देती है। जो उसके अंदर से मुक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हाइड्रोजन जो निकलता है वो क्या होगा, उसको सतह पे ही रहने देता है। पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया सोडियम की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है, अतः पोटेशियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। किंतु सोडियम कैल्शियम की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है, अतः सोडियम कैल्शियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सोडियम जो है कैल्शियम की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है जल से। अब लोग पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयरन एवं जिंक धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम आयरन और जिंक धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता। ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। कब करती है, जब टेम्परेचर रहेगा।
तब धातु के ऊपर भाप प्रवाहित करने पर इनके ऑक्साइड बनते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तब के साथ अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मतलब उसका ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन अलग होगा। जिंक उसी तरह से अगर वाष्प से अभिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन अलग होगा। लोहा उसी तरह से अगर अभिक्रिया करेगा वाष्प के साथ तो क्या होगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और क्या होगा, निकलेगा हाइड्रोजन अलग होगा। यही चीज का एक ग्राफ में दिया गया है चित्र करके, कैसे अभिक्रिया होता है भाप के साथ। कॉपर, मरकरी, टिन, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, मरकरी मतलब पारा, टिन, सिल्वर और गोल्ड जैसे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तांबा धातु के इसी गुण के कारण इसका उपयोग गर्म जल की टंकी के निर्माण में किया जाता है। तांबा चूंकि गर्म से अभिक्रिया नहीं करता गर्म जल से, इसलिए इसका गर्म टंकी यानी मतलब वाटर हीटर का उपयोग करते हैं, गीजर वगैरह का, तो उसमें इसका उपयोग होता है। इसके स्थान पर लोहा या इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जल से के भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, इसीलिए। तो इसी को उदाहरण दिया है 3Fe+4H2O, Fe3O4 और H2 अलग हो गया। कुछ धातुएं जल के प्रति क्रियाशील है, निम्नलिखित क्रम में होता है। सोडियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, जस्ता उससे कम, लोहा उससे कम और सबसे कम कौन हो गया, कॉपर। अब है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब है अम्ल से क्या अभिक्रिया। धातुएं प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती है। मतलब कोई भी धातु जो है जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया का वेग धातु के विद्युत धनात्मक गुण या उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिक विद्युत धनात्मक धातु कम विद्युत धनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। मतलब जो अधिक विद्युत धनात्मक धातु होता है और कम विद्युत धनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों से ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा। जो कम है उससे ज्यादा तेजी से, जिसमें अधिक अभिक्रियाशीलता है वो ज्यादा करेगा। सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब सोडियम धातु जो है अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं उसको, तो क्या होगा, बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करेगा और सोडियम क्लोराइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यही चीज अभिक्रिया में दिया 2Na+2HCl अभिक्रिया करके 2NaCl+H2O। इसका कारण यह है कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है। मैग्नीशियम धातु भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब मैग्नीशियम धातु भी जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम की अपेक्षा कम तीव्र होता है, इसलिए अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। उसका अभिक्रिया मैग्नीशियम +2HCl MgCl2+H2O। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम धातु सोडियम से कम क्रियाशील है। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम धातु जो है वो सोडियम से कम क्रियाशील है। जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है, तो जिंक मैग्नीशियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है। जिंक जो है मैग्नीशियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है क्योंकि कम उससे अभिक्रिया करती है। जिंक जब 2HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ZnCl जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन मुक्त करेगा। एल्युमिनियम धातु मैग्नीशियम की अपेक्षा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ थोड़ी कम तीव्रता से अभिक्रिया करती है, अतः एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, इसलिए 2L+S6HCl अभिक्रिया करेंगे तो होगा 2LCl3 अर्थात एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कॉपर को अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, अतः कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, यानी कोई अभिक्रिया यहाँ पे दिखा रहा है कि Cu+HCl कोई अभिक्रिया नहीं। अतः अम्ल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज्यादा कौन है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जस्ता। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक एवं कॉपर के टुकड़े को अच्छी तरह से रेत पत्र यानी सैंड पेपर की सहायता से साफ कर लें। इन्हें अलग अलग कर 4 प्रणालियों में रखें। प्रत्येक प्रणाली में लगभग 10 ml तनु NaCl डालें। आप देखेंगे प्रत्येक प्रणाली से H2 गैस के बुलबुले निकलते हैं, किंतु उनके निकलने का वेग एक समान नहीं होता। मैग्नीशियम प्रणाली से सर्वाधिक, मैग्नीशियम जो प्रणाली है उसे सर्वाधिक तीव्रता से गैस के बुलबुले निकलते हैं, जबकि कॉपर वाली प्रणाली में गैस के बुलबुले बिल्कुल ही नहीं निकलते। गैस के बुलबुले के निकलने का वेग
निम्नलिखित क्रम में होगा। मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जस्ता में होगा। यही चीज यहाँ दिखाया जा रहा है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता। मतलब जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे किसी भी धातु का तो क्या नहीं मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा। ऐसा कहा गया है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को अपस्कृत या ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं अवकृत होकर N2O, NO, NO2 आदि हाइड्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किंतु मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु में बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब कोई मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु में बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तब उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। सोना एवं प्लैटिनम धातु में अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोना और प्लैटिनम धातु जो होती है वह कोई भी प्रकार के अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, किंतु अम्लराज में ये भूल जाती है। लेकिन ये अम्लराज में क्या होगा, भूल जाएगा। अम्लराज सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण है जिसमें आयतन के विचार से 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 रहता है। यह द्रव अति संक्षारक और सूक्ष्म होता है। यह द्रव जो होता है, यह सांद्र जो होता है बहुत ही ज्यादा संक्षारक होता है और साथ में सधूम होता है। ठीक है। धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, धातु का अन्य धातु के साथ लवणों के जो विलयन है उनके साथ क्या अभिक्रिया होता है वो देखो। क्रियाशील धातु में अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु का विस्थापन कर देती है। जो भी क्रियाशील धातुएं हैं, जो अपने से कम क्रियाशील जो धातुएं होगी उसका लवण रहेगा तो उस विलयन में से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित मतलब अलग कर देगा। जब जिंक धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगेगा और कॉपर धातु की लाल परत जिंक धातु पर जमा होने लगेगा। अर्थात यहाँ पे बोल रहा है जब कॉपर धातु जो है, कॉपर का जो सल्फेट होता है वह किससे आ जाएगा, जिंक के पास आ जाएगा। ठीक है। यही चीज अभिक्रिया में दिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया, शुद्ध हो गया। जिंक धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण विलयन में से कॉपर धातु को विस्थापित करता है। जिंक क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है इसलिए कॉपर से सल्फेट को अलग कर दिया। जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट से विलयन डालते हैं तो विलयन का नीला रंग धीरे धीरे मध्यम होने लगता है और लोहे के टुकड़े पर कॉपर का लाल अवक्षेप जमा होने लगता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे लोहा जो है ज्यादा भी क्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए क्या करता है सल्फेट को अपने ऊपर लेता है और कॉपर को शुद्ध छोड़ देता है। इससे सिद्ध होता है कि लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है, लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अधिक क्रियाशील है। जब कॉपर के एक छोटे से चदरे को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो रंगहीन विलयन क्रमशः नीला होने लगता है। इसका कारण यह है कि कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर स्वयं कॉपर नाइट्रेट के रूप में विलयन में चला जाता है। अतः सिल्वर धातु कॉपर की सतह पर अवक्षेप के रूप में बैठ जाती है। कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। कॉपर जब हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और शुद्ध रूप में हमको क्या मिलेगा, सिल्वर। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। अब ये यहाँ पे जो तुम्हारा दिया धातुओं की क्रियाशीलता का श्रेणी, जैसे यहाँ पे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेंगे तो पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर बेरियम है, तब कैल्शियम है, तब सोडियम। अगर हम जल के साथ मंद अभिक्रिया करेंगे तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन होगा, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जस्ता, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, सीसा और हाइड्रोजन क्या है इन सब का बीच में। अब है अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया करेंगे नहीं होती है तो H2 गैस का निष्कासित भी नहीं होगा। वो कौन है, तो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये सब अभिक्रिया नहीं करेगा। अब क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषता है। श्रेणी में H के ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितना सब क्रियाशील है अर्थात ये धातुएं अधिक विद्युत धनात्मक है, इसलिए धातु क्या है, विद्युत धनात्मक। श्रेणी में जैसे से नीचे की तरफ आते हैं धातु क्रियाशीलता घटती जाती है। उदाहरण के लिए श्रेणी के पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील जबकि सोना सबसे कम क्रियाशील है। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है जबकि सोना सबसे कम। श्रेणी में H यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम एवं जिंक
धातु में तनु NH2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करेगा। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन अलग होगा। उसी तरह जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन मुक्त होगा। कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवंश के विलयन में से कम क्रियाशील धातु का विस्थापित कर सकते हैं। इसलिए लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में विलयन से डालने पर विलयन में से कॉपर विस्थापित होकर लोहे के टुकड़े के लाल अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है। जब हम लोग फेरस को यानी कि लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। अतः आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला इसमें है अधातु, नॉन मेटल, इसको हम लोग अगला हफ्ता पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ जो हम बताए थे कि रिएक्शन दिए हुए हैं उनको आप लोग को लिखकर याद करना है। कुछ रिएक्शन में संयुक्त रूप में जैसे H2SO4 है जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, लिखेंगे H2SO4 और सामने लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे तुमको बहुत सारा जो रिएक्शन है वो पढ़ने के लिए आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा करते तुम लोग करते भी होगे। ठीक है, ओके, बाय।